नोमी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था जिसे फोटोग्राफी का जुनून था। वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ फोटो लेना चाहता था। उफ, ये मिट्टी और धूल, इसने बुड़बुड़ाते हुए अपना कैमरा निकाला। वो गलियों में घूमता हुआ एक जगह रुका जहाँ एक पुरानी लकड़ी का दरवाजे से रोशनी अंदर झांक रही थी। नोमी ने हैरानी से अंदर देखा। सामने का मंजर देखकर इसके हाथ में पकड़ा कैमरा साकत रह गया। अंदर सहन में जोया खड़ी थी। धूप की एक किरण इसके चेहरे पर पड़ रही थी जिससे इसका रंग कुंदन की तरह चमक रहा था। वो बहुत सादा थी, मगर इस सादगी में एक ऐसी कशिश थी जो नोमी ने शहर की बड़ी बड़ी महफिलों में भी नहीं देखी। नोमी ने बेख्तियार कैमरा उठाया और एक क्लिक किया। शटर की आवाज़ सुनकर जोया चौंक कर सर उठाया। इसकी गहरी भूरी आंखें बराह रास्त नोमी की आंखों से टकराई। कौन है आप, और बगैर इजाज़त तस्वीर क्यों खींची? जोया की आवाज़ में गुस्सा भी था और हैरत भी। नोमी, जो हमेशा खुद एतमाद रहता था, पहली बार हल्कलाने लगा। वो दरअसल मैं टूरिस्ट में हूँ, बस ये मंजर अच्छा लगा तो मंजर अच्छा लगा या तमाशा? जोया ने दो टोक लहजे में कहा। वो तेजी से कदम बढ़ाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नोमी बंद दरवाजे को देखता रह गया। इसे अपना कैमरा नहीं बल्कि अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। इसने तो बस एक तस्वीर ली थी, मगर इसे क्या मालूम था कि वो तस्वीर अब इसकी रूह पर नक्श हो चुकी है। नोमी इस रात गांव के वाहिद गेस्ट हाउस में ठहरा था, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी वो आंखें बंद करता, इसे भूरी आंखें और गुस्से से भरा हुआ चेहरा याद आ जाता। शहर की बड़ी बड़ी मॉडल इस एक इशारे पर तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार रहती थी, मगर इस लड़की ने इसे तमाशा कहकर खामोश करवा दिया। कच्चे घर का चांद। वाकई, नोमी ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर जोया की तस्वीर देखते हुए सरगोशी की। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि नोमी एक बार फिर इसी गली में मौजूद था। इस बार इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि एक माजरत की मुस्कुराहट थी। इसने जोया के घर की लकड़ी के पोशीदा दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने जोया की माँ खड़ी थी। जी बेटा, किससे मिलना है? जी वो माई जी, मैं कल यहाँ आया था। दरअसल मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने आपकी बेटी की तस्वीर ली थी जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, नोमी ने निहायत शराफत से कहा। जोया की माँ, जो कि एक सादा लूह देहाती खातून थी, नोमी की खुश इखलाकी देखकर पिघल गई। कोई बात नहीं बेटा, शहर के बच्चे हो, नादानी हो गई होगी। आओ अंदर आकर चाय पियो। नोमी तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो शहर में दाखिल हुआ तो सामने ही चूल्हे के पास बैठी जोया पराठे बना रही थी। नोमी को देखकर इसके हाथ रुक गए। अम्मा, ये यहाँ क्या कर रहा है? जोया ने नागवारी से पूछा। जोया, मेहमान है, ऐसे नहीं कहते। ये शहर से माफ़ी मांगने आए हैं, माँ ने इसे टोका। नोमी जोया के करीब जाकर बैठ गया। देखें, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं वो तस्वीर डिलीट कर दूंगा, बस आप नाराज ना हो। जोया ने इसे गौर से देखा। नोमी के महंगे लिबास पर मिट्टी लगी हुई थी और वो जमीन पर बैठे जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा था। इसकी यही बात जोया के दिल को थोड़ा नरम कर गई। तस्वीर डिलीट करने से क्या होगा? आप शहर वाले हम गाँव वाले को सिर्फ मंजर ही समझते हैं ना। जोया ने एक गर्म पराठा प्लेट में निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। नोमी ने पराठे का नवाला लिया। मक्खन और लकड़ियों के धुएं का वो जायका इसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ। नहीं जोया, हर शहर वाला एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग रूह की तलाश में भी आते हैं। दोनों की नजरें मिली। इस बार गुस्सा नहीं था बल्कि एक अनोखी सी खामोशी थी जिसमें बहुत से सवाल छुपे थे। इसी दौरान बाहर से एक ऊंची और कटीली आवाज आई। जोया, ओ जोया, ये कौन काला साहब तुम्हारे सहन में बैठा है? यह चौधरी, जो जोया बचपन से हक जताता था, पूरे गांव में अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर था। अकरम को वहां देखकर जोया के चेहरे का रंग उड़ गया और नोमी ने महसूस किया कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। अकरम ने जब सहन में नोमी को देखा तो इसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो चौधरी का बेटा था, पूरे इलाके में इसकी धाक थी। जोया इसके लिए
مخصوص ایک لڑکی نہیں بلکہ اس کی انا کا مسئلہ تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اکرم نے دہلیز پار کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹا زمین پر زور سے لگا۔ نومی پرسکون انداز میں کھڑا ہوا۔ اس نے شہر کی چکا چوندھی تو دیکھی تھی مگر اس طرح کا دیہاتی غصہ اس کے لیے نیا تھا۔ میرا نام نومی ہے اور میں یہاں مہمان ہوں۔ مہمان؟ اکرم نے طنزیہ فہکا لگایا۔ شہر کے بابو، یہاں کے مہمان گھروں کے اندر نہیں چوپال میں بیٹھتے ہیں۔ زویا کے گھر تیرا کیا کام؟ زویا جو اب تک خاموش تھی ہمت جمع کر کے آگے بڑھی۔ اکرم یہ ہماری مرضی سے ہے کہ ہمارے گھر کون آئے گا۔ تم بدتمیزی مت کرو۔ زویا کا نومی کی حمایت کرنا اکرم کو آگ لگا گیا۔ اس نے غصے سے نومی کا گریبان پکڑنا چاہا مگر نومی نے پھرتی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھو بھائی، بات تمیز سے بھی ہو سکتی ہے۔ نومی کی آواز میں اب وہ نرمی نہیں تھی بلکہ ایک مردانہ رعب تھا۔ میں یہاں صرف معافی مانگنے آیا تھا اور خالہ نے مجھے چائے کی دعوت دی تھی۔ اس میں ایسی کیا بات ہے جو تم آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ تم جیسے شہر کے چھوکرے یہاں آتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں اور ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ نکل جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تیرا یہ قیمتی کیمرہ اور تیرا سر دونوں توڑ دوں، اکرم نے دھمکاتے ہوئے کہا۔ زویا کی ماں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی۔ ارے بیٹا اکرم، ٹھنڈے ہو جاؤ، یہ تو بچہ ہے۔ مگر نومی نے اپنی انا کو ٹھیس لگتے محسوس کیا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اسے احساس ہوا اگر وہ ابھی یہاں سے چلا گیا تو شاید اکرم زویا کو تنگ کرے گا۔ میں جا رہا ہوں، نومی نے زویا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، لیکن اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا ہوں بلکہ اس لیے کہ میں یہاں مزید تماشا نہیں چاہتا۔ نومی نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اکرم اسے جاتا ہوا دیکھ کر بڑبڑایا، دوبارہ نظر مت آنا ورنہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ شام کو جب سورج ڈھل رہا تھا، زویا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر ویرانے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نومی کی وہ بات یاد آئی، کچھ لوگ روح کی تلاش میں بھی آتے ہیں۔ اسی وقت اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی جو نومی شاید جلدی میں وہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھا کر دیکھا، وہ ایک سکریچ تھا جس میں ادھورا چاند بنا ہوا تھا اور نیچے لکھا تھا، کچے گھر کا چاند مکمل ہونے کی تلاش میں۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ اسے احساس ہوا کہ شہر کا یہ لڑکا اس کی زندگی میں صرف ایک مسافر بن کر نہیں آیا بلکہ وہ کچھ ایسا چھوڑ گیا ہے جو اسے بے چین رکھے گا۔ ادھر نومی اپنی گاڑی میں بیٹھا واپس شہر جانے کے بجائے گاؤں کے قریب نہر کے کنارے رک گیا۔ اسے اپنی زندگی اب بہت خالی لگ رہی تھی۔ اسے زویا کو دوبارہ دیکھنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے چودھری کے بیٹوں سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ جہاں نومی ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ نومی نے پوری رات نہر کے کنارے گاڑی میں گزار دی۔ مچھروں کی بنبناہٹ اور رات کی خاموشی میں اسے صرف زویا کا وہ خوفزدہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک تصویر کی خاطر وہاں نہیں رکا بلکہ زویا کی سادگی نے اس کے دل کے کسی بند دروازے پر دستک دی۔ اگلی صبح نومی شہر واپس جانے کے بجائے سیدھا گاؤں کے سب سے بااثر شخص یعنی چودھری حشمت اکرم کے والد کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ چودھری حشمت حقہ پیتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ سائیں، آپ وہی شہر کے مہمان ہیں جس کا ذکر میرا بیٹا اکرم کر رہا تھا؟ نومی نے نہایت ادب مگر اعتماد سے جواب دیا۔ جی چودھری صاحب، میں یہی کوئی لڑائی کرنے نہیں آیا، میں ایک فوٹوگراف اور آرٹسٹ ہوں اور میں اس گاؤں کی مٹی پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے اور میں اس کا معاوضہ کرایہ بھی دوں گا۔
चौधरी हशमत को पैसों से ज़्यादा अपनी धाक बिठाने का शौक था। इन्होंने सोचा कि अगर शहर का एक अमीर लड़का इनके ज़ेरे असर रहेगा तो इनकी वाह वाह होगी। इन्होंने अकरम के एहतजाज के बावजूद नोमी को गांव के पुराने स्कूल के पास वाले एक कमरे में रहने की इजाज़त दे दी। दूसरी तरफ जोया सारा दिन बेचैन रही और वो बार बार इस अधूरे खाके को देखती और जो नोमी छोड़ कर गया था वो चला गया होगा। शहर वाले ऐसे ही होते हैं, तमाशा देखकर हट जाते हैं, इसने खुद को समझाया। मगर असर के वक्त जब वो बच्चों को पढ़ा कर फारिग हुई तो इसकी गली में शोर सुना। बाहर निकल कर देखा तो हैरत की इंतहा न रही। नोमी चंद मजदूरों के साथ मिलकर इसी पुराने स्कूल की सफाई करवा रहा था जो परसों से बंद पड़ा था। जोया तेज कदमों से इसके पास पहुंची। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदाजा है अकरम कितना खतरनाक है? नोमी ने पसीना पूंजा और मुस्कुरा कर इसे देखा। खतरा वहाँ होता है जहाँ कुछ पाने की उम्मीद हो। मैंने सुना है इस स्कूल में गांव की लड़कियां नहीं पढ़ती। मैं इसे दोबारा आबाद करूंगा और आप मेरी मदद करेंगी। जोया रुक गई। इसको ख्वाब था कि गांव की हर लड़की पढ़े। चौधरियों के डर से कोई आवाज नहीं उठाता था। आप पागल हैं? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। शायद नोमी ने इसकी आंखों में झांक कर कहा, लेकिन ये पागलपन इस कच्चे घर के चांद को पूरे आसमान पर देखने के लिए है। जोया का दिल जोर से धड़का। इसे पहली बार एहसास हुआ कि नोमी सिर्फ एक मुसाफिर नहीं बल्कि वो इसकी जिंदगी का वो हिस्सा बनने वाला है जिसे बदलना अब इसके बस में न था। मगर दूर खड़ा अकरम ये सब देख रहा था। इसके हाथ की गिरफ्त अपने सोटे पर मजबूत हो गई। शहर के बाबू, तूने यहाँ डेरा लगा लिया है, अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। नोमी ने इस पुराने स्कूल को एक नई जिंदगी दे दी थी। दीवारों पर ताज़ा रंग व रोगन तो ना था, मगर इसने वहाँ लकड़ी के तख्त और कुछ पुरानी किताबें ला कर तरतीब। जोया जो पहले हिचकिचाहट का शिकार थी, अब जोया रोजाना दोपहर को वहाँ आती और लड़कियों को पढ़ाती। नोमी अक्सर एक कोने में बैठा इन लड़कियों के पढ़ने का अंदाज और जोया की मेहनत की तस्वीरें उतारता। इन दोनों के दरमियान अब लफ्जों से ज्यादा खामोशी की जुबान चलने लगी थी। तुम्हारे अब्बा नहीं है? एक दिन काम खत्म करने के बाद नोमी ने हिम्मत करके पूछा। जोया ने उदासी से सर झुकाया। वो तब इंतकाल कर गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। तब से अम्मा ने दूसरों के कपड़े सी कर मुझे पाला। वो चाहती थी मैं शहर जाकर पढ़ूं, मगर गांव के हालात और चौधरी की बंदिशों ने मेरे पैर जकड़ लिए। नोमी ने इसके हाथ की लकीरों को देखा जो मिट्टी से भरी हुई थी। तुम्हारे पैरों में जंजीरें नहीं जोया, तुम्हारे पैरों में उड़ान है। बस कोई उड़ाने वाला चाहिए। जोया ने मुस्कुराकर इसे देखा। और वो उड़ाने वाला क्या आप बनना चाहते हैं? नोमी कुछ कहने ही वाला था कि बाहर गाड़ियों के हारन और चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी। नोमी और जोया तेजी से बाहर निकले। बाहर अकरम अपने साथियों के साथ खड़ा था। इसके हाथ में कुल्हाड़ा और तेल के केन थे। बहुत हो गया ये पढ़ाई का ढूंढक, अकरम ने धाड़ कर कहा। हमारे गांव की लड़कियां अब शहर के आवारा लड़कों से सबक लेंगी। चौधरी साहब का हुक्म है कि इस स्कूल को अभी खाली करो, वरना हम इसे आग लगा देंगे। जोया डर कर नोमी के पीछे छुप गई। इसने आगे बढ़कर अकरम का रास्ता रोक लिया। अकरम, ये स्कूल चौधरी साहब की इजाजत से खुला है, तुम कानून हाथ में नहीं ले सकते। नोमी ने संजीदगी से कहा। कानून मेरा बाप है और यहाँ की जमीन मेरी माँ। अकरम ने गुस्से से नोमी को धक्का दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई जोया के करीब आने की? अकरम ने तेल का एक केन उठाया और स्कूल की दीवारों पर छिड़कना शुरू कर दिया।
लड़कियां डर कर इधर उधर भागने लगी। नोमी ने इसे रोकने की कोशिश की तो अकरम के साथियों ने इसे पकड़ लिया। नहीं अकरम, ऐसा मत करो, जोया रोते हुए चिल्लाई। अकरम ने माचिस निकाली और जलती हुई तीली स्कूल की तरफ फेंकने ही वाला था कि नोमी ने एक जोरदार झटके से बुद्ध को छुड़वाया और अकरम के हाथ पर वार किया। माचिस दूर जा गिरी मगर झगड़ा बढ़ गया। अकरम ने गुस्से में आकर एक लकड़ी का वजनी टुकड़ा उठाया और पूरी कुव्वत से नोमी के सर पर दे मारा। नोमी जोया की चीख फिजा में गूंजी। नोमी का सर फट गया और वो खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। जोया भागकर इसके पास पहुंची और इसका सर अपनी गोद में रख लिया। इसने साफ सुथरे दुपट्टे पर नोमी का लहू फैलने लगा। अकरम तमाशा देखकर हक्का बक्का रह गया। शायद इसे इतने बड़े हादसे की तवक्का नहीं थी। वो अपने साथियों समेत वहां से भाग निकला। जोया की आंखों से आंसू नोमी के चेहरे पर गिरने लगे। नोमी ने नीम आंखों से जोया को देखा और वो मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारा दुपट्टा खराब हो गया चांद। और इसके बाद नोमी की आंखें बंद हो गई। स्कूल के सहन में खामोशी छा गई थी। सिर्फ जोया के सिसकने की आवाज आ रही थी। नोमी का सर इसकी गोद में था और इसका खून जोया के हाथों और लिबासों को रंग रहा था। गांव के चंद हमदर्द लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने फौरन नोमी को करीबी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया। जोया के लिए ये इम्तिहान की घड़ी थी। गांव की रवायत के मुताबिक वो किसी गैर मर्द के साथ अस्पताल नहीं जा सकती थी, मगर आज इसने अपनी अना और डर दोनों को पुष्ट डाल दिया। अम्मा, मैं जाऊंगी, इसे मेरी ज़रूरत है, इसने पुरअज़्म लहजे में कहा। इसकी माँ ने इसकी आंखों में वो तड़प देखी जो सिर्फ मोहब्बत में नसीब होती है, इसलिए इन्होंने इसे नहीं रोका। अस्पताल में जोया अकेली बैठी दुआएं मांग रही थी। कुछ ही देर में नोमी के घर वाले, जो शहर के बड़े लोग थे, वहां पहुंच गए। महंगे लिबास, बड़ी गाड़ियां और चेहरे पर तकब्बुर। नोमी की माँ ने जब खून में लथपथ एक देहाती लड़की को वहां देखा तो इसके माथे पर बल पड़ गए। तुम कौन हो और मेरे बेटे की यह हालत कैसे हुई? नोमी की माँ ने नफरत से पूछा। जोया कुछ कहने ही वाली थी कि नोमी का फोन बजा, जो जोया के पास था। इस पर नोमी के वालिद का नाम चमक रहा था। जोया ने कांपते हाथों से सब सच बता दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन कामयाब रहा। जख्म गहरा था मगर जान बच गई है, लेकिन इन्होंने मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है। जोया ने दूर से शीशे के पीछे लेटे नोमी को देखा। इसका सफ़ेद पट्टी जो इसके बालों की स्याही में वाज़ा थी। जोया को लगा जैसे वो खुद जख्मी हुई है। इसे एहसास हुआ कि वो नोमी की दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। वो अमीर थे, बड़े लोग थे, वो एक कच्चे घर की लड़की। वो खामोशी से अस्पताल से बाहर निकल आए। इसने सोच लिया कि वो नोमी की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी ताकि इसे दोबारा कोई नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी तरफ गांव में अकरम रूपोश हो चुका था और चौधरी हशमत को जब पता चला नोमी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इन्होंने अपनी सियासत और चौधराहट डूबती नजर आई। 3 दिन बाद नोमी को होश आया। इसकी पहली पुकार जोया थी। जब इसे पता चला कि जोया इसे छोड़कर जा चुकी है और इसके घर वालों ने इसे बुरा भला कहा है, तो कच्ची पट्टी बंधे हुए सर के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज होने का जिद की। बेटा, तुम पागल हो गए हो? इस लड़की के लिए अपनी जान मुसीबत में डालोगे? इसकी माँ ने गुस्से से कहा। नोमी ने अपनी माँ का हाथ थामा। माँ, आपने मुझे सब कुछ दिया मगर इस लड़की ने मुझे जीना सिखाया। इसने मुझे दिखाया कि कच्चे घरों में रहने वाले दिल कितने पक्के होते हैं। मुझे जाना होगा। नोमी एक बार फिर इसी गांव की तरफ रवाना हुआ, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। इसके साथ एक बड़ा मंसूबा और एक अनोखा इरादा था।
نومی جب دوبارہ گاؤں پہنچا تو وہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ چودھری حشمت نے اپنی عزت بچانے کے لیے پورے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ نومی ایک جاسوس ہے اور زویا نے اسے پناہ دے کر گاؤں کی ناک کاٹ دی ہے۔ زویا کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا جو اسے اور اس کی ماں کو گاؤں سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے۔ زویا اندر کمرے میں بند رو رہی تھی۔ اسے اپنی محبت سے زیادہ اپنی ماں کی عزت کی فکر تھی۔ اچانک گلی میں وہی جانی پہچانی گاڑی آ کر رکی۔ نومی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے سر پر اب بھی سفید پٹی بندھی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ رک جاؤ سب! نومی کی آواز گرجی۔ ہجوم تھم گیا۔ اسی وقت چودھری حشمت اور اکرم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اکرم نے ہاتھ میں اب بھی وہی تکبر تھا۔ اسے لگا کہ نومی شاید پولیس لے کر آیا ہے۔ اوئے شہر کے بابو، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنی جان پیاری نہیں؟ اکرم نے گرج کر کہا۔ نومی اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ میں پولیس نہیں لے کر آیا اکرم، میں حقیقت لے کر آیا ہوں۔ نومی نے وہ کاغذ چودھری حشمت کی طرف بڑھایا۔ چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس گاؤں کے مالک ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اس سکول اور اس کے ارد گرد کی زمین کے کاغذ ہیں۔ آپ کے دادا نے یہ زمین برسوں پہلے ایک فلاحی ٹرسٹ کے نام کر دی تھی جس کا ریکارڈ آپ نے چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے شہر جا کر وہ تمام اصلی دستاویز نکال لی ہیں۔ چودھری حشمت کے چہرے کی رنگ اڑ گئی۔ پورے گاؤں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اب یہ زمین سرکاری ہے اور یہاں صرف سکول بنے گا۔ نومی نے بلند آواز میں کہا۔ اور رہی بات زویا کی تو سن لو سب، یہ لڑکی صرف اس کچے گھر کا چاند نہیں، یہ میری ہونے والی شریک حیات ہے۔ میں اپنی ماں کو ساتھ لایا ہوں زویا کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ نومی کی گاڑی کا دوسرا دروازہ کھلا اور اس کی ماں باہر نکلی۔ اگرچہ وہ خوش نہیں تھی مگر نومی کی ضد اور سچائی نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ وہ زویا کے گھر کے اندر داخل ہوئی جہاں زویا حیرت اور آنسوؤں کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ سب سن رہی تھی۔ اکرم نے غصے میں نومی پر حملہ کرنا چاہا مگر اس بار گاؤں کے نوجوان نے خود اکرم کا راستہ روک لیا۔ بس اکرم، بہت ہوا تمہاری غنڈہ گردی، اب یہاں علم کی روشنی آئے گی۔ زویا باہر نکلی۔ اس کی نظریں نومی سے ملی۔ نومی نے دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا زویا، کچے گھر کے چاند کو مکمل ہونے کے لیے ایک پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ آج اس کے کچے گھر کی دیواریں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں۔ کچھ ماہ بعد اس کچے گھر کے سامنے ایک بڑا اور پکا سکول بن چکا تھا جس کا نام زویا رکھا گیا تھا۔ زویا اب وہاں کی پرنسپل تھی اور نومی نے شہر اور گاؤں کے درمیان ایک ایسا پل بنا دیا تھا جہاں محبت اور تعلیم کی کوئی سرحد نہیں تھی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں اس گاؤں کا چاند اب صرف رات کو نہیں چمکتا بلکہ وہ علم کی صورت میں ہر گھر میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ اللہ